ये कहानी एक रमेश नाम के आदमी की है, जो कि रायपुर नामक गांव में अपनी बेटी वर्षा के साथ रहता था। रमेश अपनी बेटी वर्षा से बहुत प्यार करता था। वर्षा की माँ सुमित्रा का देहांत वर्षा को जन्म देते समय ही हो गया था, जिस वजह से बचपन से ही वर्षा को रमेश ने अकेले पाला था। रमेश ने वर्षा को कभी भी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दिया था। रमेश वर्षा की हर एक ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। रमेश ने वर्षा का दाखिला शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवाया था, जिसकी फीस भरने के लिए रमेश दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करता था। मेहनत मजदूरी करके उसे जो भी पैसे मिलते, उससे वो वर्षा के कॉलेज की फीस भर देता था। कॉलेज शहर में होने की वजह से वर्षा शहर में ही रहती थी। एक दिन संडे की छुट्टी पर वर्षा अपने घर आई। रमेश वर्षा को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ देर बातें करने के बाद और कुछ खाना खाने के बाद वर्षा रमेश से कहती है, पिताजी, अगले महीने से मेरे एग्जाम हैं, तो मैं हॉस्टल में ही रहकर पढ़ाई करूंगी। अब मैं एग्जाम के बाद ही घर आऊंगी। आप अपना ध्यान रखना। और पिताजी, मेरे कपड़े पुराने हो गए हैं, तो कुछ पैसे कपड़ों के लिए भेज देना। चिंता मत करो मेरी बेटी, मैं भिजवा दूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अपना ख्याल रखना। वर्षा के जाने के बाद रमेश अपने मजदूरी के काम में लग जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 1 महीने से भी ऊपर हो चुका था, लेकिन वर्षा इस बार अपने पिताजी से मिलने घर नहीं आई। रमेश को वर्षा की बहुत ही फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उससे मिलने शहर के कॉलेज में चला जाता है। वर्षा अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी बातें कर रही थी। तभी वो अपने पिता को अपने पास आते देखती है, तो वो उठकर उनके पास जाकर कहती है, पिताजी, आप यहाँ क्यों आ गए? जल्दी से बाहर चलिए, मैं आपसे यहाँ सबके सामने बात नहीं कर सकती हूँ। पर क्यों बेटा, क्या हुआ? मैं भी तो देखूं कि तुम कहाँ रहती हो और कहाँ पढ़ती हो, और तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। पिताजी, क्यों आप मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? आप देख रहे हो ना, यहाँ सब लोग अच्छे घर से हैं। सबके माता पिता अच्छे बिजनेस करते हैं। अगर आप फटे पुराने कपड़ों में मेरे दोस्तों से मिलने गए तो सब मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। देखो, आप बुरा मत मानो, आप घर चले जाओ। मैं छुट्टी पड़ने पर आपसे मिलने घर आऊंगी। आप जाइए पिताजी। वर्षा की बातें सुनकर रमेश उदास होकर घर चला जाता है। उधर वर्षा की सहेली जिया वर्षा से पूछती है, वर्षा, ये आदमी कौन था और तुम उसे क्या बात कर रही थी? वो तो दिखने में काफी गरीब लग रहा था। तुम्हारे पिताजी थे क्या वो? अरे वो कोई नहीं था। वो आदमी रास्ता भूल गया था और गलती से इधर आ गया बेचारा, तो मैं उसे रास्ता बता रही थी। मुझे तो बहुत परेशान लग रहा था वो आदमी। लगता है उनके बच्चे नहीं हैं, तभी तो बेचारा अकेले इधर उधर भटक रहा था। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मेरे पिताजी अमेरिका से बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। बाय। बाय जिया। इधर रमेश घर आकर अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने बहुत रोता है और कहता है, देख रही हो अपनी लाडली को? अब उसे मुझे सबके सामने पिता कहने में भी शर्म आ रही है। अगर तुम जिंदा होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगले दिन कॉलेज में जिया वर्षा और सारी सहेलियों से कहती है, वर्षा, मेरी शादी तय हो गई है। तुम सबको मेरे सारे फंक्शन में आना है। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी जो है। ठीक है, कल हल्दी है, परसों मेहंदी और फिर शादी। और हाँ, मेरी सारी सहेलियों को मेरे तीनों फंक्शन में 3 अलग अलग लहंगे पहन कर आना है। हल्दी पर पीला, मेहंदी पर हरा और शादी में गुलाबी। मंजूर है ना सबको? सभी सहेलियां हाँ में सर हिलाती हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद वर्षा लहंगा को लेकर सोच में पड़ जाती है। घर आने के बाद वर्षा परेशान होकर घर में इधर से उधर चल रही थी। उसे परेशान देखकर उसके पिता बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं काफी देर से देख रहा हूँ, जब से आई हो परेशान हो। क्या बात है? पिताजी, मेरी सहेली जिया की शादी है और शादी के फंक्शन में 3 अलग अलग रंग के लहंगे पहनकर जाना है। लेकिन 3 तो क्या, मेरे पास एक भी लहंगा नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कैसे वहाँ जाऊँ। मेरे पिताजी तो मुझे एक लहंगा भी नहीं दिला सकते। मेरे लिए कितनी शर्म की बात है। वर्षा रोने लगती है। रमेश अपनी बेटी से इस तरह की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो वर्षा से कहता है, नहीं मेरी बेटी, तुम रो मत।
मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगा लेकर आऊंगा, बस मुझे 1 दिन का समय दो। ठीक है पिताजी, मैं आपको 1 दिन का समय देती हूँ, पर मुझे कल ही लहंगे चाहिए क्योंकि जिया की शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। रमेश बहुत ही दुविधा में पड़ जाता है। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वो वर्षा के लिए लहंगे खरीद सके। वो अपनी पत्नी के फोटो के आगे बैठकर बोलता है, क्या करूं अब, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए 3 अलग अलग रंग के लहंगे खरीद सकूं। मैं कैसे वर्षा की जिद को पूरा करूं? अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। इतना बोलकर रमेश सोचते सोचते सो जाता है। तभी उसके सपने में उसकी पत्नी आकर बोलती है, वर्षा के पिताजी, काली पहाड़ी के पीछे एक जादुई झरना है। आप उस झरने के पास जाकर वहाँ से लहंगा लाकर वर्षा को दे देना। तभी रमेश की आंखें खुल जाती है। वो काली पहाड़ी की तरफ चल देता है। उसे वहाँ एक झरना नजर आता है। अचानक उस झरने के पास 3 लहंगे रखे मिलते हैं। वो तीनों लहंगे गुलाबी रंग के थे। रमेश घर जाता है और वर्षा से कहता है, वर्षा बेटी, तुम कहाँ हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 3 लहंगा लेकर आया हूँ। ये सुनकर वर्षा बाहर आती है और देखती है कि तीनों लहंगे गुलाबी रंग के हैं। लहंगे को देखकर वर्षा बोलती है, क्या पिताजी, आप एक ही रंग के लहंगे लेकर आ गए हो? मैंने आपको बोला था ना कि मुझे पीला, हरा और गुलाबी रंग का लहंगा चाहिए। मैं एक ही रंग का लहंगा लेकर क्या करूँगी? तभी एक चमत्कार होता है और दूसरा लहंगा पीला और तीसरा हरा रंग में बदल जाता है। ये देखकर रमेश और वर्षा दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखकर वर्षा बोलती है, वाह पिताजी, ये लहंगा तो जादुई है। आप ये लहंगा कहाँ से लेकर आए हैं? बेटी, ये लहंगे तुम्हारी मम्मी ने जादुई झरने द्वारा तुम्हारे लिए भिजवाया है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि ये जादुई लहंगे हैं। बेटा, अब जाओ, तुम लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ। उसके बाद वर्षा पीले रंग का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और तैयार होकर अपनी सहेली जिया की हल्दी की रस्म में चली जाती है। लहंगा पहनकर वर्षा बहुत सुंदर लग रही थी। सबकी नजर वर्षा की तरफ ही थी। ये सब देखकर वर्षा को बहुत खुशी हो रही थी। दूसरे दिन मेहंदी की रस्म में वर्षा हरे रंग का लहंगा पहनकर फंक्शन में जाती है और बेहद खूबसूरत लगती है। वर्षा को देखकर उसकी सहेलियां कहती है, ये देखो, वर्षा आ गई। वर्षा, तुम इस लहंगे में एकदम अलग ही लग रही हो। हल्दी के फंक्शन में भी सब तुम्हें ही देख रहे थे और आज भी सब दुल्हन को छोड़कर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। वैसे तुमने ये लहंगा कहाँ से लिया है? ये लहंगा मेरे पिताजी लेकर आए थे। तभी उसकी सहेली जिया आती है और वर्षा से कहती है, वर्षा, तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो तुम्हें इतने अच्छे पिता मिले हैं जो तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरे पिताजी को अपनी बेटी की शादी में आने के लिए समय ही नहीं है। आज भी उन्हें काम से फुर्सत नहीं है कि वो मेरी शादी में आ सके। उन्होंने मुझे हर चीज दी, जो मांगा सब दिया, लेकिन मुझे उन्होंने कभी भी अपना प्यार और समय नहीं दिया। उनकी कमी हमेशा मेरी जिंदगी में रही है। लेकिन तुम बहुत खुशनसीब हो वर्षा। जिया की ये बात सुनकर वर्षा को अपने पिता के प्यार का एहसास होता है। फंक्शन खत्म होने के बाद वो अपने घर जाकर अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, आप बहुत अच्छे हो। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपके मजदूर और गरीब होने की वजह से मैंने हमेशा खुद को छोटा माना। लेकिन मैं बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास पिता की दौलत है। मम्मी के गुजर जाने के बाद आपने कभी भी मुझे मम्मी की कमी का एहसास नहीं होने दिया। आपने मेरी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिए और बदले में मैंने आपका अपमान किया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पिताजी, आप कल मेरे साथ जिया की शादी में चलोगे? नहीं बेटा, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं है पहनने को। तुम इतनी सुंदर लगोगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। तुम वहाँ अकेले ही चली जाना। ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आप मेरे पिता हैं। आप मुझे हर रूप में स्वीकार हो। आपको कल मेरे साथ शादी में चलना है और हाँ, मैं आपको अपने सारे दोस्तों से भी मिलवाऊंगी। अगले दिन जिया की शादी में जाने के लिए वर्षा गुलाबी रंग का लहंगा पहनकर तैयार हो जाती है और उसके पिताजी भी साफ सुथरा कपड़ा पहनकर तैयार हो जाते हैं। पिता को देखकर वर्षा बोलती है,
पिताजी, मुझे गर्व है कि आप मेरे पिता हो और मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे इन कपड़ों में भी दुनिया के सबसे अच्छे पिता लग रहे हैं। वर्षा के इतना कहते ही उसके पिता एक जेंटलमैन के रूप में बदल जाते हैं। ये देखकर रमेश बहुत हैरान होता है और अपनी बेटी से कहता है, वर्षा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं पिताजी, आप कोई सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है। आप भूल गए कि ये लहंगा सुंदर होने के साथ जादुई भी है। उसके बाद वर्षा अपने पिताजी के साथ अपनी सहेली जिया की शादी में जाती है और सबसे अपने पिता को मिलवाती है। दोस्तों, आज मैं सबको अपने पिताजी से मिलवाती हूँ। ये मेरे पिताजी हैं। इन्होंने ही मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और हाँ, मेरे पिताजी ने ये सब मजदूरी करके किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अंकल। काश मेरे पिताजी भी आपकी तरह होते। उनके पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। दिल छोटा नहीं करते जिया बेटा। मेरे लिए जैसे मेरी बेटी वर्षा है, वैसे ही आप सभी हो। शादी में तुम्हारे पिताजी नहीं आए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। और इस तरह सभी खुशी खुशी जिया की शादी एंजॉय करते हैं। उस दिन के बाद से वर्षा अपने पिता रमेश से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। जादुई लहंगों की वजह से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। नीले आँखों वाली बदसूरत सिंड्रेला परी। बहुत समय पहले की बात है। परी लोग की दुनिया में फ्लोरा नाम की रानी परी रहती थी। रानी परी की एक बेटी थी, सेलिना। सेलिना बहुत ही खूबसूरत थी। अपने लाल बालों और हरी आँखों पर सेलिना को बहुत घमंड था। सेलिना परी बाकी परियों के साथ ज्यादातर वक्त परी लोग के बगीचे में बिताती थी। सभी परियां उसकी सुंदरता की अक्सर तारीफ करती थी। सेलिना परी को अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना बेहद पसंद था। गुजरते वक्त के साथ सेलिना परी का घमंड भी बढ़ता चला गया। अब वो सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं किया करती। रानी परी फ्लोरा अपनी बेटी सेलिना के इस बर्ताव से बहुत दुखी रहती और उसे खूब समझाती, लेकिन सेलिना परी सभी बातों को अनसुना कर अपने घमंड में चूर रहती। एक दिन की बात है, रानी परी फ्लोरा बगीचे में टहल रही थी। तभी उनकी नजर बगीचे में लगे आकर्षक नीले फूलों पर गई। उन नीले फूलों को देखकर रानी परी बोली, ओह, कितने सुंदर फूल हैं। काश मेरी एक बेटी होती जिसकी नीली आंखें हो और वो दिल की बहुत ही सुंदर हो। हे परियों की राजमाता, मेरी विनती सुन लो। रानी परी फ्लोरा के इतना बोलते ही एक चमत्कार हुआ और तेज रोशनी के साथ उनकी गोद में एक नीली आंखों वाली नन्ही सी परी प्रकट हो गई, जिसे देख रानी परी बोली, ओह, परियों की राजमाता ने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बच्ची कितनी सुंदर है, नीली आंखें और सुनहरे बाल। तुम कितनी प्यारी हो। मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ सिंड्रेला। तुम बिल्कुल उन नीले फूलों की तरह सुंदर और कोमल हो। सिंड्रेला परी का दिल बहुत अच्छा था और वो बहुत प्यारी थी। वो अपनी बहन सेलिना परी से बिल्कुल अलग थी। सिंड्रेला परी अपनी रानी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। उसे अपनी बड़ी बहन से भी बहुत प्यार था, पर सेलिना परी के मन में सिंड्रेला के लिए जरा सा भी प्यार नहीं था। वो सिंड्रेला परी की खूबसूरती से बहुत ही जलती थी। सेलिना परी हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि सिंड्रेला परी कभी भी महल से बाहर ना जाए, ताकि कोई भी सिंड्रेला परी की खूबसूरती ना देख पाए। इसलिए वो सिंड्रेला परी को बाहर जाने से रोका करती और उससे हमेशा झूठ बोलती। तुम कभी महल से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो लोग तुम पर काला जादू कर देंगे। सिंड्रेला परी अपनी बहन की हर बात मानती थी। वो वही करती जो वो कहती थी। रानी परी फ्लोरा भी यही चाहती थी कि सिंड्रेला परी महल से बाहर ना जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सिंड्रेला परी भी सेलिना परी की तरह घमंडी ना बन जाए। एक दिन की बात है, सिंड्रेला परी राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। तभी उसने एक प्यारी सी तितली को बगीचे में उड़ते हुए देखा। वाओ, कितनी प्यारी तितली है। मैंने इससे पहले इतनी खूबसूरत तितली कभी नहीं देखी। ये कहते हुए सिंड्रेला उस तितली का पीछा करने लगी। वो आकर्षक तितली की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कब परी महल से बाहर दूर निकल गई। लेकिन कुछ ही पल में वो तितली गायब हो गई। अरे, वो तितली कहाँ गई? अभी तो यही थी।
सिंड्रेला परी यहाँ वहाँ हैरानी से उस तितली को ढूंढ ही रही थी कि तभी परीलोक की परियों ने सिंड्रेला परी को चारों ओर से घेर लिया और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। ये देख सिंड्रेला परी घबरा गई। मुझे महल वापस लौट जाना चाहिए, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए सिंड्रेला परी महल की ओर जाने लगी, लेकिन सिंड्रेला परी महल जाने का रास्ता भूल गई और गलत दिशा की ओर जा पहुंची। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। वो जल्दबाजी में अपने कदम बढ़ा रही थी कि तभी अचानक वो एक गहरे सुरंग में जा गिरी। कोई बचाओ मुझे! लेकिन उस जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो इतना गहरा सुरंग था कि वो नीचे और नीचे जाती रही। वो मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कुछ देर बाद वो बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो ऐसी जगह थी जहाँ अजीब किस्म के पेड़ पौधे और फूल दिखाई दे रहे थे। मैं कहाँ आ गई हूँ? ये जगह बहुत ही अजीब है। सिंड्रेला परी उस अजीब जगह में इधर उधर भटक रही थी कि तभी उसे एक खूबसूरत हवेली दिखाई दी जहाँ सुमोना नाम की एक बुरी जादूगरनी रहती थी। सिंड्रेला परी घबराते हुए हवेली के अंदर दाखिल होने ही वाली थी कि तभी सुमोना जादूगरनी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मेरा नाम सिंड्रेला परी है। मैं दरअसल एक गहरी सुरंग में गिर गई थी और यहाँ पहुँच गई। मैं वापस अपने महल जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मदद? मैं भला तुम्हारी मदद क्यों करूँ? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे घर का सारा काम करना आता है। मैं आपका सारा काम करूँगी, बस आप मुझे वापस महल जाने का रास्ता बता दीजिए। सिंड्रेला परी की बात सुन जादूगरनी सुमोना मन ही मन में सोचने लगी कि उसे मुफ्त में एक नौकरानी मिल जाएगी। फिर वो बोली, ठीक है, तुम कुछ दिन मेरे यहाँ काम करो। अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा तो मैं तुम्हें वापस परी महल भेजने में तुम्हारी मदद करूँगी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है। पर मेरी एक और शर्त भी है, वो ये है कि तुम्हें यहाँ एक बदसूरत लड़की बनकर रहना होगा, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज मैं अपने बेटे के नजदीक नहीं आने दूंगी, क्योंकि उसे उससे प्यार हो जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। लेकिन रात को मेरे बेटे के सो जाने के बाद तुम अपने असली रूप में वापस आ जाओगी। ये सुन सिंड्रेला परी थोड़ा हिचकिचाई और जादूगरनी की बात मान गई। फिर जादूगरनी ने उस पर काला जादू किया और वो देखते ही देखते नीली आंखों वाली बदसूरत लड़की में बदल गई। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ करो। सिंड्रेला ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही वो महल के अंदर गई तब उसने खाने के टेबल पर एक सुंदर नौजवान को खाना खाते हुए देखा। सिंड्रेला वहाँ रुकी और उसे देखने लगी। तभी वहाँ अचानक से जादूगरनी सुमोना प्रकट हुई और सिंड्रेला से बोली, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें मैंने मेरे बेटे की कमरे की सफाई करने के लिए कहा था। पर आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो हवेली के बाहर थी ना? लगता है तुम भूल गई, मैं जादूगरनी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और ये मेरा बेटा विराट है। अब जाओ यहाँ से और जाकर जो काम कहा है वो करो। जी जादूगरनी, जा रही हूँ। जब सिंड्रेला कमरे में जा रही थी तब उसने उन दोनों की बातें सुन ली। माँ, क्या मैं कल बाहर घूमने जा सकता हूँ? मैं सच में बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझे डर है अगर तुम बाहर गए तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अगले कुछ दिन सिंड्रेला ने जादूगरनी सुमोना के घर में एक नौकरानी की तरह काम किया। धीरे धीरे वो विराट की ओर आकर्षित हो गई और मन ही मन उसे पसंद करने लगी। वो सारा दिन भर जादूगरनी के बेटे विराट के बारे में सोचती रहती। जादूगरनी का बेटा कितना सुंदर है, काश मैं उसे अपने हाथों से एक खूबसूरत फूलों की माला दे पाती। ऐसा सोचकर सिंड्रेला ने एक दिन बगीचे में जाकर रंग बिरंगे फूलों की एक माला बनाई और रात होने का इंतजार करने लगी। रात को जादूगरनी सुमोना के सो जाने के बाद सिंड्रेला अपने असली रूप में आकर
फूलों की माला लिए चुपचाप विराट के कमरे में दाखिल हुई। फिर फूलों की माला विराट के तकिए के पास रख उसे निहारने लगी और फिर चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन सुबह जब विराट सोकर उठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई सपना देखा। बड़ी अजीब बात है, आज मैंने सपने में एक नीली आंखों वाली परी को देखा। उसने मुझे फूलों की माला दी थी। ये कहते हुए विराट की नजर तकिए के पास रखी फूलों की माला पर गई। उन फूलों की माला को देख विराट ने कहा, ओह, इसका मतलब वो सपना नहीं था, वो सचमुच की परी थी। मैं अभी जाकर नीली आंखों वाली परी को ढूंढूंगा जिसने मुझे ये सुंदर माला दी है। इतना बोलकर विराट अपनी जादूगरनी माँ को बिना बताए चुपचाप घोड़े पर सवार हुआ और नीली आंखों वाली परी को ढूंढने के लिए पहली बार हवेली के बाहर कदम रखा। काफी दूर चलने के बाद वो मन ही मन बोला, मुझे पता है वो परी मेरी हवेली के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे उसे ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना होगा। विराट अपने सपनों की राजकुमारी नीली आंखों वाली परी को ढूंढने काफी दूर निकल गया। दूसरी ओर सिंड्रेला ने विराट को हवेली से निकलते देख लिया था। वो भी विराट का पीछा करते करते जंगल से दूर नदी किनारे जा पहुंची। इत्तेफाक से सेलिना परी नदी किनारे अकेले ही पानी में अपनी छवि निहार रही थी। अपनी बहन सेलिना को देख सिंड्रेला फौरन उसके पास गई और बोली, मेरी प्यारी बहन, अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मैं सिंड्रेला हूँ। क्या कहा? तुम सिंड्रेला हो? पर तुम इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये सब जादूगरनी के काले जादू की वजह से हुआ है। प्लीज इस काले जादू को तोड़ दो। सेलिना अपनी बहन सिंड्रेला को एक बदसूरत लड़की में देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत परी बनकर रहना चाहती थी। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? जाओ यहाँ से। मेरी प्यारी बहन, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे रानी माँ के पास ले चलो। सेलिना ने गुस्से से सिंड्रेला को जोर का धक्का दिया और वो दूर जा गिरी। तभी अचानक विराट वहाँ आ पहुँचा और सिंड्रेला का हाथ थामते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? विराट के छूते ही सिंड्रेला परी काले जादू से आजाद हो गई और वो अपने असली रूप में वापस आ गई। अपने सपनों की नीली आंखों वाली परी को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे, तुम तो हवेली में काम करने वाली नौकरानी थी ना? तुम परी में कैसे बदल गई? मैं वाकई में एक परी ही हूँ। दरअसल तुम्हारी जादूगरनी माँ ने अपने काले जादू से मुझे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खूबसूरत चीज तुम्हारे करीब आए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने विराट को सारी बात बताई। ये सब सुन विराट हैरान रह गया और दुखी होते हुए बोला, मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। माना कि तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तभी खुश रह सकोगे जब तुम उन्हें माफ कर दोगे। सिंड्रेला को पहले जैसा खूबसूरत देख नदी किनारे खड़ी सेलिना गुस्से से तिलमिला गई। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो नदी में जा गिरी और डूबने लगी। अपनी बहन को मुसीबत में देख सिंड्रेला नदी में कूद गई और सेलिना को डूबने से बचा लिया। सेलिना पुरी को अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ और उसने रोते हुए सिंड्रेला से माफी मांगी। तब सिंड्रेला बोली, मुझे पता है मेरी प्यारी बहन सेलिना, तुम्हारे दिल के कोने में मेरे लिए बहुत प्यार छुपा है। मैं जानती हूँ मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है। ओह मेरी प्यारी बहन, मैं अपनी खूबसूरती के घमंड में इतनी चूर हो गई थी कि तुमसे हमेशा जलती रही। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। ये कहते हुए सेलिना ने सिंड्रेला को गले से लगा लिया। इस तरह दोनों बहनें एक हो गई और वहीं विराट ने भी हवेली लौटकर अपनी माँ से बात की। जादूगरनी सुमोना को भी अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने भी अपने बेटे से माफी मांगी। कोई बात नहीं माँ, मेरे दिल में हमेशा आपके लिए प्यार रहेगा। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। फिर विराट और सिंड्रेला परी ने एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताया और बड़ी ही धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। दूसरी तरफ सेलिना परी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो अब सबसे प्यार से बातें करने लगी थी और वहीं रानी परी फ्लोरा को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। तो देखा दोस्तों आपने, हमें कभी भी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दिल अच्छा होगा
तो आप सबको खूबसूरत लगोगे।